शिया समुदाय ने शांति का संदेश भेजा है। ईरान इजराइल तनाव के बीच पुंछ में गदीर ईद सादगी से मनाने का फैसला। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर पुंछ जिले में गदीर ईद को सादगी से मनाने का फैसला लिया गया है। जिले के प्रमुख शिया धर्म गुरुओं ने यह निर्णय लिया है। माना जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर चल रहे ईरान इजराइल के टकराव का असर स्थानीय माहौल पर भी पड़ सकता है, इसलिए एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है और साफ तौर पर शांति का संदेश शिया समुदाय ने भेजा है। और करते हैं हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक हमारे साथ पुंछ से जुड़ गए हैं। जमशीद, जिस तरीके से ये एक फैसला लिया गया है, तो कहां कहां ईद मनाई जाएगी, सादगी से मनाई जाएगी, इसमें कौन कौन से कार्यक्रम रहते हैं जो कि स्थगित किए गए हैं? कदीर की जहां तक बात करें, पुंछ के अंदर पूरी सादगी के साथ मनाई जा रही है। हालांकि इमाम बारगाह पुंछ के अंदर मैं खड़ा हूं, जहां इस वक्त इस ईद कदीर पर हजारों की तादाद में लोग होते थे, जमा होते थे, क्योंकि आज ये बहुत बड़ा दिन माना जाता है जिसको लेके यहाँ खुशियां मनाई जाती थी। मगर इस बार पूरी सादगी के साथ ये ईद कदीर इसलिए भी मनाई जा रही है क्योंकि मुल्क के साथ बैरून मुल्क में भी हालात काफी कशीदा होते जा रहे थे, जिसके चलते ये फैसला किया गया कि इस बार ईद कदीर पूरी सादगी से। उलमा हजरात हमारे साथ हैं, इनसे ही बात करेंगे। एक चीज जानना चाहूंगा, ईद कदीर एक बहुत बड़ा दिन, इतनी इस सादगी के साथ मनाने की वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी वजह बहरहाल खुशी का दिन तो है ही हमारे लिए, लेकिन हम अपने पुंछ में ख़ास तरीके से जो जिनके साथ ये हमला भी हुआ है, बम अटैक भी हुआ है, कुछ अफराद, बहुत से अफराद हमारे यहाँ मारे भी गए हैं, हम वतन का भी मारे गए और घरों का भी नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं कि हम इस खुशी के मौके पर खुशी का इज़हार करें और उनके साथ हम मिल के इस पुंछ में रहें और उनको अपने साथ उनके गम में हम शरीक रहना चाहते हैं। इसीलिए हमने अपने इस गदीर के मौके पर इंतहाई हम खुशी मनाते हैं, बहुत बड़ी खुशी मनाते हैं। हम शरबत तकसीम करते हैं, तोहफे तहफ़ करते हैं, लेकिन सब हमें बंद कर दिया। क्यों? हमारे मुल्क में इतनी अजीम और ख़ास तरीके से बैरून मुल्क में भी जो है ईरान पर भी हमला अटैक हुआ, वहाँ भी जो है बहुत बड़े बड़े अफराद मारे गए हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि उनके गम में भी शरीक रहें, अपने हम वतन के भी गम में शरीक रहें। इसलिए हम इंतहाई सादगी के साथ ये अमल हम अंजामते हैं। बिल्कुल, हम एक चीज देखते आ रहे हैं, बेगुनाहों का कत्लेआम में देख रहे हैं। इससे पहले अगर देखें, हिंद पाक अफवाज में कशीदगी के दौरान बेगुनाह लोगों का कत्ल हुआ। इजराइल ने कल बेगुनाह लोगों का कत्ल ईरान में भी किया। इस तनाव के बीच में हालात को किस तरफ देखते हैं आप, और जिस तरह ये खुशियां अब मातम की तरफ तब्दील होती जा रही हैं, इसको किस तरह देखते हैं? बहरहाल मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हकीकत में एक इंतहाई कशीदा और गमनाक माहौल भी है और ये हम अर्ज़ करना चाहते हैं कि जैसे भी है वो जिसने हमला किया, अटैक किया, वो ज़ालिम है। और आप देखें गजा में, फ़िलिस्तीन में जिस तरीके से उसने हमला किया, अटैक किया, और ख़ास ईरान में कल जो हमला हुआ है उसमें मज़लूमों को कत्ल किया जो है। हम मुस्तकिल तरीके से उन अफराद के ख़ास तरीके से साथ भी हैं और ऐसे अफराद जो भी जहाँ भी हो, चाहे हमारे मुल्क हिंद के ऊपर अटैक करने वाले भी, हम उनके लिए ख़ास तरीके से हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं आपके इस चैनल के थ्रू कि ये मुकम्मल तरीके से ये हम उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। हम मज़लूमीन के साथ खड़े हुए हैं और ख़ास तरीके से हम उनके गम में हम शरीक हैं। इससे पहले कभी आज तक ऐसा मौका है कि ईद आज इस तरह सादगी से कभी मनाई गई हो? नहीं, फिलहाल मेरी याद में ऐसा मौका नहीं आया है। तो ऐसे मौके पर सादगी के लिए बहर हम हर जगह जिस जगह भी हो, कोई अगर ऐसा मौका आया है तो हम पूरी कौम को साथ में लेके चलते हैं। कौम में जो भी गम है उसके साथ हम रहते हैं और सादगी के साथ मनाते हैं ताकि लोगों के दिलों पे चोट ना लगे। वो भी हमारे बिल्कुल जमशीद, साफ तौर पर कदीर ईद मनाने का जो ये मौका था, बड़ी सादगी से मनाने का फैसला लिया गया है। सब आपस में मिलकर अपनी खुशियां मनाते हैं, गम मनाते हैं और बहरहाल शुक्रिया। जी साहिल, क्या कह रहे हैं? साहिल आपकी आवाज ईद गदीर को बड़ी शांति से मनाने का फैसला लिया गया है, पर उन सब के बीच में एक अहम सवाल ये है कि ये फैसला सिर्फ इसी समुदाय का है या फिर प्रशासनिक अमला जिसमें जो था वो उसने अपना कहा कि इसको सादगी से मनाया जाए? साहिल, बिल्कुल इस ईद के हवाले से जहां तक मैं बात करूं कि शिया कम्युनिटी में सबसे ज्यादा आज का दिन ये मनाया जाता है। हालांकि मुस्लिम उम्मत में हर जगह ये दिन मनाया जाता है, मगर शिया कम्युनिटी के अंदर इस दिन को बहुत जोश और खरोश के साथ मनाया जाता था। मगर इस बार जिस तरह दोनों ममालिक के दरमियान पाकिस्तान की शेलिंग से पुंछ के अंदर तकरीबन 14 के करीब लोग शहीद हुए, उसके बाद इसराइल की तरफ से जरा फलस्तीन पर लगातार हमले हुए, बेगुनाह लोगों का कत्ल हुआ, और उसके बाद जब फलस्तीन के बाद जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया
जिसमें बेगुनाह लोगों का वहां भी कत्ल हुआ, उसके बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि आप देख सकते होंगे अमन का पैगाम भी इनकी तरफ से जरूर दिया जा रहा है। मतलब आज के दिन आपकी तरफ से कोई ऐसा पैगाम दुनिया भर के लिए, क्योंकि आज दुनिया भर के अंदर हालात बहुत कशीदा देखने को मिले, किस तरह का पैगाम आपकी तरफ से? देखिए, आज का दिन जो है ईद गदीर के हवाले से सिर्फ शिया कम्युनिटी के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम तमाम मुसलमानों की ये ईद है। ईद उल्लाह अकबर कहा गया ईद गदीर के। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 10वें साल जब आखिरी हज उन्होंने फरमाया तो उस हज से वापसी पर गदीर खुम के मकाम पर जो है विलायत का ऐलान किया था। तो ये ईद जो है वो पूरे आलम इस्लाम की ईद है। इस ईद पर पूरा आलम इस्लाम और खुसूसन शिया हजरात जो है बहुत जोश व खरोश से इस ईद को हर साल मनाया करते थे, लेकिन इस साल खुद हमारे हिंदुस्तान अहमदाबाद में हुआ जो हमारा एक जहाज़ जो है उसमें जाने जो इस दुनिया से गई, और इसी के साथ साथ बैरून मुल्क जो है आपने देखा कि 2 शब बिल्कुल जमशीद, साफ तौर पर शिया समुदाय के लोगों ने शांति का संदेश तो दिया ही है, साथ साथ में गदीर ईद को बड़े ही शांतिपूर्वक मनाने का फैसला भी एक लिया है, सादगी से मनाने का फैसला जो है वो लिया गया है। बढ़ते हैं आगे। बरनोटी इलाके में मारपीट के एक मामले में पुलिस जांच अधिकारी पर शिकंजा कसने आई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी की टीम को घंटों इंतजार करना पड़ा। इस मामले में पुलिसकर्मी रिश्वत के पैसे वहीं छोड़कर भाग गया। पुलिसकर्मी पर एफआईआर से नाम हटाने की एवज में 15,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी को दी शिकायत में शिकायतकर्ता ने बताया कि संबंधित पुलिस अधिकारी ने एक मामले में उसका नाम हटाने की एवज में उससे पैसे मांगे थे। मामले की पुष्टि होने के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मी रिश्वत के पैसे लेने के बाद पैसे फेंक कर मौके से फरार हो गया। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी की तलाश के लिए कठुआ पुलिस की मदद ले रही है। बरौनी इलाके में मारपीट के एक मामले में पुलिस जांच अधिकारी पर शिकंजा कसने आई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने घंटों इंतजार करना पड़ा। इस मामले में पुलिसकर्मी रिश्वत के पैसे वहीं छोड़कर भाग गया। पुलिसकर्मी पर एफआईआर से नाम हटाने की एवज में 15,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी को दी शिकायत में शिकायतकर्ता ने बताया कि संबंधित पुलिस अधिकारी ने एक मामले से उसका नाम हटाने के लिए उससे पैसे मांगे थे। मामले की पुष्टि होने के बाद एसीबी टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश की। रुक करते हैं, हमारे से हमारे संवाददाता रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, पहले समझाइएगा पूरा मामला आखिरकार ये है क्या है और इस आरोपों में कितनी सच्चाई है? कि करीब 2 महीने पहले जम्मू पठानकोट हाईवे पर बरनोटी इलाके में एक ढाबे पर रात को कुछ लोग आते हैं और ढाबा मालिक और उसके जो वहां पर कर्मचारी हैं उनके साथ एक मारपीट होती है, जिसमें जानलेवा हमला होता है, कुछ लोग घायल होते हैं। जिसके बाद पुलिस जो है कठुआ पुलिस एक मामला दर्ज करती है और उस मामले को लेकर कई लोगों को नामजद किया जाता है और जिसके चलते इसकी इन्वेस्टिगेशन जो थी वो जो आईओ तैनात है कठुआ थाने में हेड कांस्टेबल जमाल रोशनदीन उसको सौंपी गई। और उसी के चलते एक आरोपी के तौर पर एक नाम जो एफआईआर में दर्ज हो गया था जिसका नाम सुमित सिंह है, रायबाग निवासी, और उसका नाम भी इस एफआईआर में था। तो उसका नाम को लेकर जब उसने पता किया तो उसे पता चला कि किसी ने उसका नाम गलती से लिखा दिया है। तो जो आईओ है वो उसका नाम एफआईआर से निकालने के लिए के एवज में 35,000 रुपए की पहले मांग करता है उससे, लेकिन आरोपी जो जिसका नाम डाला गया था उसने मान मनोबल करके इसमें 25,000 रुपए पे बात हुई और उसने 20,000 रुपया उसको पहले दे दिया था करीब 15 दिन पहले। अब दोबारा से उसके बाद उसको कहने लगा कि पहले पैसे भूल जा, अब दोबारा से 15,000 रुपया और देगा तभी तेरा नाम बाहर निकलेगा। और उन्होंने इसके लिए अलग से थाना प्रभारी से बात की, अन्य पुलिस अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने उनको साफ कहा कि अगर आपका कोई कसूर नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन में आपका नाम ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। लेकिन वो उसको डराता रहा, धमकाता रहा जो रोशनदीन, और कल शाम को उसने जैसे ही इसको 15,000 देने की पेशकश की तो उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो से सहायता लेकर एक जाल बिछाया बरनोटी इलाके में। तो जैसे ही वो पैसे लेने आया उसने पैसे लिए और जैसे ही
एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी उसको पकड़ने लगे रंगे हाथों, तो वो पैसे वहां पर फेंक कर वहां से फरार हो गया। ये सारा मामला कल देर रात तक कठुआ इलाके में चलता रहा और पुलिस जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो के लोगों पुलिस थाने में गए कठुआ और उनकी मदद से अब उसकी तलाश जो है वो जारी है। इसमें यह बताया जा रहा है किस तरह जी। से ये जो एक पुलिस कर्मी जो इसके एक केस के मामले में आईओ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उसने ही रिश्वत की मांग की है। ये अपने आप में एक बड़ा चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि अगर जो जांच करने वाला व्यक्ति है वही अगर इस तरह की हरकतें करेगा या रिश्वतखोरी की बातें करेगा तो समाज में क्या मैसेज आएगा। तो इसके चलते उसका नाम बताया जाने के बाद पूरन जी, मैं एक बात और समझना चाहूंगा कि अगर रक्षक खुद ही भक्षक बन जाएगा तो क्या करेगा आम जनता? तो किस तरह से कार्रवाई जो अमल में लाई जा रही है? देखिए, ये जो आरोपी जिससे सुमित जो रायबाग निवासी है, ये थोड़ा अवेयर था। ये एंटी करप्शन ब्यूरो के जो डायरेक्टर हैं शक्ति पाठक, जो उनके साथ मिला तो उनके साथ मिलकर ये सारा जो जाल बिछाया गया। लेकिन पुलिस कर्मी के खिलाफ इस तरह का मामला जो है ये एक अपने बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई बार हमने देखा कि थानों में लोगों को डरा धमका कर पैसे लिए जाने की खबरें बकायदा आती हैं और लोगों से पैसे भी ऐंठे जाते हैं, क्योंकि पुलिस कानूनी जो दाव पेच है उसमें लोगों को, भोले वाले लोगों को फंसा लेती है, जिसके चलते लोग डर के मारे जो है वो रिश्वत के पैसे देना जो है वो मजबूर होकर देना शुरू कर देते हैं। तो अब लोग काफी अवेयर हो चुके हैं। लोगों के पास जानकारी है कि अगर कोई उनसे इस तरह की डिमांड करे तो उनको कहाँ जाना है। तो ये मामला सामने आने के बाद अभी वो जो अभी तक की खबर है वो अभी तक फरार है, उसको कठुआ पुलिस की मदद से ढूंढने का प्रयास जी, धन्यवाद जी पूरी जानकारी साझा करने के लिए। एक बड़ी खबर निकल के सामने आई थी जहां पर अब पुलिस जो है ढूंढने की तलाश तो कर रही है, पर एक पुलिस अधिकारी को पकड़ा जाता है रंगे हाथों एसीबी द्वारा और वो वहां से फरार हो जाता है। अब आगे देखते हैं आगे कार्रवाई किस तरह से अमल में लाई जाएगी। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे डोडा की, जहां पर आज़ादी के 78 साल बाद भी आखिरकार डोडा जिले के देसा, जड़तुंड, मालन और अन्य इलाकों में बिजली पहुंच गई है। गांव में बिजली पहुंचने से इन गांवों को लोगों में खुशी की लहर है। लोगों के मुताबिक गांव में बिजली पहुंचने से उनका जीवन बेहतर होगा और उनके बच्चों को शिक्षा हासिल करने में आसानी होगी। ग्रामीणों को अब स्वास्थ्य सुविधाएं और सड़क संपर्क का बेसब्री से इंतजार है। और करते हैं, हमारे साथ विकास मिन्हास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरह से साफ तौर पर खुशी की बात तो है ही कि जिस तरह से बिजली पहुंची 78 साल बाद, और साफ तौर पे कि लोग, जब कोई भी उपकरण बिजली के बिना चलता ही नहीं है और आज बिजली पहुंचती है तो खुशी तो जाहिर होती ही है। पहले इसके हवाले से बताइए किस तरह की खुशी लोगों में है, और फिर हम ये भी जानेंगे कि आखिर सड़क संपर्क किस तरह का है वहां पर और स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की सुविधाएं वहां पर हैं। देखिए साहिल, डोडा डिस्ट्रिक्ट का काफी पिछड़ा हुआ इलाका है देसा, और देसा यानी कि देसा से भी ये लगभग 8 या 10 किलोमीटर ये गांव के नाम है, जो दर्तुन या मलान या अन्य गांव जहां पर काफी सारे लोग जो है वहां पर रहते हैं। 78 साल लग गए इन लोगों को इंतजार करते करते कि कब इनके गांव में लाइट पहुंचेगी, और इन्हें जो है सिर्फ वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल किया जाता था। इससे पहले इन लोगों की कांस्टिट्यूंसी जो है रामबन के साथ थी और काफी लंबे समय से ये जो है लगातार डिमांड कर रहे थे, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद इन लोगों को मौका मिलता है, डोडा के साथ जोड़ा जाता है, और डोडा डिस्ट्रिक्ट इनका ऑलरेडी पहले से ही था। उसके बाद यहाँ के विधायक जो है इनकी आगे हायर अथॉरिटी तक बात भी रखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर लाइट का प्रोसेस यानी शुरू हो जाता है, जहाँ पर तारबंदी या पोल्स वगैरह लगने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जाकर इनके गांव में लाइट पहुंची है, और कई हिस्से अभी भी हैं जहाँ पर अभी भी लाइट की फिटिंग चल रही है और उनके घरों तक लाइट पहुंच रही है, क्योंकि एक तरफ इंडिया जो है बिल्कुल लगातार डिजिटलाइजेशन हो रहा है, दूसरी तरफ डोडा डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर आज भी इन ऐसी जैसी लाइट की सुविधा पाने के लिए लोग जो है तरस रहे हैं, क्योंकि चिन्हाब वैली ऐसा एरिया है जहां से इतनी लाइट प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन चिन्हाब वैली के ही कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर लोगों को आज भी बिजली के लिए किस तरह से दर-बदर होना पड़ता है, और अपने फोन चार्ज करना हो या फिर किसी के साथ कनेक्टिविटी रखना हो, और आज के टाइम पर शिक्षा कितना जरूरी है, जहाँ पर बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करना है। बिल्कुल विकास, बहुत अहम हो जाता है बिजली का होना, क्योंकि कोई भी उपकरण बिजली के बिना चलता ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही है। पर क्या वजह रही कि अभी तक वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची थी, और रोड कनेक्टिविटी कैसी है वहां पर, और स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह की दी जाती है वहां पर?
देखिए पहाड़ी एरिया है और बिल्कुल यहाँ डोडा से 40 से 45 किलोमीटर दूर है और इस एरिया को बिल्कुल गई देसा यानी 30 से 35 किलोमीटर तक रोड है। वहां से लोगों को पैदल 2 या 3 घंटे आज भी जाना पड़ता है। जहां पर आज भी ये लोग जो है रोड कनेक्टिविटी का इंतजार कर रहे हैं और कब इनके गांव में रोड पहुंचेगी। फिलहाल इनका एक सपना पूरा हुआ है कि लाइट यहाँ तक पहुंची है। अब इन लोगों को इंतजार है कि कम से कम यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी पहुंच जाए, साथ में हेल्थ की फैसिलिटी इन लोगों को मिल पाए। अगर रोड पहुंच जाती है तो जब भी कोई बीमार होता है तो कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ती है, यानी चारपाई पर उठाकर इतने दूर तक लाना है, एम्बुलेंस ढूंढनी, ये तमाम तकनीकी चीजों को लाना और उसके बाद हॉस्पिटल तक पहुंचाना। अब इन लोगों को अपने विधायक से बस इंतजार है कि अगर वो इनका रोड जल्दी से सैंक्शन करवा देते हैं ताकि आने वाले समय में इन लोगों को बिल्कुल विकास है तो बहुत अहम हो जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी तो पहुंची ही है, तो अब रोड कनेक्टिविटी भी अच्छी हो जाए तो बहुत बेहतर है। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी साझा करने के लिए। डोडा से एक बड़ी खबर निकल सामने आई थी। अगली खबर डोडा से ही है, जहां पर आपको बता दें कि भलेसा गंधोह में गोवंश तस्करी को लेकर भारी रोष है लोगों के अंदर। गोवंश तस्करी के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। गोवंशों को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध मार्च भी निकाला है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। गोवंश की तस्करी को लेकर गंधोह भलेसा के लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है और गोवंश तस्करी के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए विरोध मार्च निकाला और स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से कार्रवाई की मांग भी की है। साफ तौर पर कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आए हैं। जिस तरह से वहां पर मामले सामने आए थे उसके बाद गोवंश की तस्करी को लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसपे स्थानीय लोगों ने विरोध मार्च भी निकाला और अधिकारियों से इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा भी है। पूरा मामला गंधोह भलेसा का है, जहां पर गंधोह भलेसा के लोगों ने गोवंश तस्करी को लेकर रोष जताया है और विरोध प्रदर्शन करते हुए एक मार्च भी निकाला बीच बाजार के अंदर और गोवंश को साथ लेकर प्रदर्शन किया गया और अधिकारियों से सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है। गंधोह भलेसा का मामला है जहां पर अक्सर देखा जाता है कि गोवंश तस्करी मामले सामने निकल के आते हैं तो वहीं पर स्थानीय लोगों ने मार्च में निकाला, प्रदर्शन भी किया, अधिकारियों से कार्रवाई की मांग भी की। रुक करते हैं, हमारे साथ अर्जुन ठाकुर हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। अर्जुन, जिस तरह से रोष व्यक्त किया गया और उसके बाद मार्च भी निकाला गया, अधिकारियों से क्या क्या डिमांडें रखी गई हैं और गोवंश की तस्करी को लेकर क्या वहां पे मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्या किन लोगों को चिन्हित किया गया? माध्यम से आप कुछ तस्वीरें भी भलेसा के दूर दराज इलाके से देख रहे हैं और मेरे साथ में आप यहाँ पर हिंदू जनसभा के कुछ लोग भी देख रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि क्या गौ तस्करी या बाकी जो गोवंश स्मगलिंग के मामले हैं जिला डोडा के अंदर लगातार पिछले कुछ वर्षों में जो है बढ़ने को देखने को मिले हैं और वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। उसके बाद जो हिंदू कम्युनिटीज है खास करके उनमें काफी ज्यादा रोष देखने को मिलता है लगातार। और आज भी लोग जो है यहाँ पर अपना रोष लेकर के जो है एसएचओ परिसर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। और पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो 10 से 12 बेल जो है उनको लोग जो है यहाँ पर लेकर के आए हैं। मामला क्या है पूरे लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ हिंदू जनसभा के जो है वो प्रधान है गुंदो के, मैं इनसे ही बात करूंगा। आप यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बेल लेकर यहाँ पर पहुंचे, 11 से 12 बेल लेकर पहुंचे, एक रोष प्रकट कर रहे हैं एसएचओ परिसर के सामने। एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आपका जो है आपकी नाराजगी है, तो ये नाराजगी किस लिए? या मैं तो अभी सुन रहा था जो प्रशासन से हमारी पुलिस से बात हुई कि इसमें 2 एफआईआर अभी तक दर्ज की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर आप बेल लेकर के पहुंचे हैं। अभी भी आपको नहीं लगता कि इसमें कोई कार्रवाई होगी? क्या विषय क्या है इसमें? अर्जुन जी, बड़ी दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि हमें इस भलेस में ये जो आज का सीजन है इसमें हर साल हमें यही रोना पड़ता है। बड़ी अफसोस की बात है कि हमारी पुलिस पहले भी यहाँ पर अफसर होते रहे। यहाँ पिछले साल यहाँ परवेज साहब थे, एसएचओ थे, अपने एसडीपीओ और दूसरे थे, उनकी ज़ेरे निगरानी में जब भी यहाँ ऐसा गोवंश स्मगलिंग या ऐसा कोई मामला आता रहा, यहाँ झुंड के झुंड मतलब जो है तो लोगों ने यहाँ पकड़े, पुलिस के माध्यम से, पुलिस की मतलब जो है तो सुपरविजन में पकड़े गए। और होता क्या रहा कि उनके खिलाफ पहले बहुत अच्छी कार्रवाई होती रही। जो स्मगलर को पकड़ा
जाता था, उनके खिलाफ कार्रवाई होती तो सबसे बड़ी बात होती कि एफआईआर तो लगे, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई होने की मतलब जो असली जो होती है, उनको पकड़ा जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, सलाखों के पीछे किया जाए और उनको थोड़ा एक कानून का रास्ता दिखाया जाए कि कानून होता क्या है। लेकिन इस बार जो है बड़ी हैरानी की बात है कि 4 दिन से बेल पकड़े हुए हैं और सुनने में आ रहा है, हमें तो अभी काफी हमने देखी नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि एफआईआर, जैसे आप बता रहे हैं कि एफआईआर लगवाई हुई है, लेकिन एफआईआर को हमने लगाकर को करना क्या है उसको? अगर जिसके घर में बेल पकड़े गए, नहीं वो घर वाला कह रहा है कि यहाँ 2 लोग यहाँ छोड़ करके, या पास में गांव है, तिरथलो गांव है, यहाँ से ज्यादा से ज्यादा 3 किलोमीटर भी दूर, इससे ज्यादा दूर नहीं है, और वहां पर ये पकड़े गए। वीडीसी के मेंबरान और एसटीएफ हमारी गुंडों के साथ में थी। तो आपको क्या कमियां इसमें नजर आ रही है? आपको क्या लगता है? हाँ, कि यही तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कहतियां बरती जा रही जी 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 क्या चीजें नहीं की जा रही जिसको लेकर आप इतना रोष में हैं समय? जी, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। धन्यवाद अर्जुन, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। साफ तौर पर कार्रवाई के लिए कहा गया, अब देखना यह होगा कि आखिर पुलिस प्रशासन कब हरकत में आता है और किस तरह की कार्रवाई अमल में ला देते हैं। बढ़ते आगे रियासी ले चलते हैं, जहां रियासी में NH 144 के पास जंगल में भीषण आग लगी हुई है। तेज हवाओं के कारण लगातार यह आग फैल रही है, जिसके चलते आग की जद में सैकड़ों हेक्टेयर जंगल का इलाका आ गया है और अब नेशनल हाईवे और उसके साथ सटे हुए गांव पर भी आग लगने का खतरा मंडरा रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग और अग्निशमन विभाग ने आग को काबू करने के लिए कई टीमों का गठन किया है। विभाग की कोशिश है कि सबसे पहले आग को फैलने से रोका जाए और फिर से नियंत्रित कर बुझाया जाए। शुरू करते हैं, हमारे साथ संजीव प्राशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, जिस तरीके से ये आग लगी हुई है, क्या इनके कारणों का पता लग पाया है? अगर नहीं भी पता लगा है, पर इनको बुझाने के लिए किस तरह के प्रयास जो है वहां पर किए जा रहे हैं? क्योंकि वन संपदा जो है वो राख होती हुई जा रही है और साथ में सटे हुए गांव भी है, अब उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। वहां पर कितनी रिहायशी है? जी बिल्कुल, अगर रियासी जिले की बात करते हैं तो लगभग अगर बात की जाए जिस तरह से रियासी के साथ लगते हैं सूला पार्क की पहाड़ियां हो, सूला पार्क इलाके के साथ जो भी ऊपर वाले जंगल है, चाहे वो बागा के जंगल है, वहां पर अगर बात की जाए, उसी के साथ अगर पौनी ब्लॉक की बात करते हैं तो बारख नाला की पहाड़ियां हो, और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगभग 2 दिनों से आग लगी हुई है, उसको बुझाने के लिए कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनकी जो टीमें हैं वो बिल्कुल पहाड़ियों के ऊपर मौजूद हैं, वो आग बुझाने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरह से कुछ ऐसे इलाके हैं जिस तरह से पहाड़ियों पर गाड़ियां फायर ब्रिगेड की नहीं पहुंच सकती हैं, तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आला अधिकारी हैं वो पूरा आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जिस तरह से कल बारिश हुई है और बारिश के साथ साथ जिस तरह से बागा की पहाड़ियां हैं, जहां सूला की पहाड़ियां हैं, तो वहां पर जो आग बुझाई गई थी तो बारिश के साथ भी आग जो बुझ गई, पर कई जगह पे हम देख रहे हैं कि अभी भी जो आग लगी हुई है। उसी के साथ साथ अगर पौनी ब्लॉक की बात करते हैं, जिस तरह से पौनी ब्लॉक का बारख नाला हो, वहां पर अगर बात की जाए तो वहां भी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी वो पहुंचाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वहां पर गाड़ियां नहीं पहुंच सकती थी। तो जो आला अधिकारी हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उन्होंने आग बुझा दी। धन्यवाद संजीव, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। साफ तौर पर एक बड़ी खबर इनके सामने आ रही थी रैसी, जहां पर बहुत से जंगल जो है उनमें आग लगी हुई है और कई गांवों पर भी खतरा जो मंडरा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है आग को बुझाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। गुलिस्तान पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दे दिए इजाजत, नमस्कार।